Welcome, dear students. We are meeting after a long time. Today, we will start social science history for NCERT CBSE students. The first lesson of it is the French Revolution. But before that, what is the title of the book actually? It is India in the Contemporary World. Now, what does this mean? Contemporary world. India, you know the meaning. World, you know the meaning. But what is contemporary? It means of the same age or of that age which we are talking about. Suppose we are talking about the 18th century, then 18th century, whoever it was, we are talking about all the countries, then it is contemporary. Suppose in cricket we are talking about Sachin Tendulkar. So when Sachin Tendulkar was playing, whoever the players were, they are called contemporary of the same age, we can say समकालीन, हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसी काल का या समकालीन. सो इंडिया इन द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड, यानी कि जो इंडिया में चल रहा था उस टाइम पे दूसरे देशों में क्या चल रहा था, या दूसरे देशों में जब जो चल रहा था उस वक्त इंडिया में क्या चल रहा था, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्टेम्प्ररी. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789. हिस्ट्री में डेट्स तो रिमेंबर करना ही पड़ता है और इवेंट्स उसके साथ जुड़े हुए होते हैं. तो जो डेट्स आती है आप लोग उसको लिखकर उसके सामने इवेंट वगैरह लिख सकते हो. इस तरीके से बुक में एक डेट लाइन या हिस्ट्री का लाइन जो होता है हम लोग बोलते हैं नंबर्स, यानी कि ये जो डेट्स वगैरह इवेंट्स वगैरह ईयर्स वगैरह होता है वो सब एक टेबल के फॉर्मेट में बना सकते हो. तो डेट, ईयर एंड इवेंट लाइक दिस यू हैव टू रिमेंबर. तो 14 जुलाई 1789 की सवेरे की बात है. द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. एक वार्निंग बेल की तरह हम लोग, अलार्म मीन्स खतरे की घंटी थी. पेरिस से, जो हम लोग फ्रांस की बात करें तो कैपिटल है उसका, तो सिटी ऑफ पेरिस अलार्म में था, यानी कि उसमें कुछ खतरा होता था, खतरा हो रहा था. किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. जो वहाँ के राजा थे, मोनार्क थे, उन्होंने ट्रूप्स यानी कि मिलिट्री को ऑर्डर दिया था कि शहर में प्रवेश करें. रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. और तुरंत ही ये अफवाहें भी फैल गई कि राजा कभी भी आर्मी को ऑर्डर कर सकते हैं, जो प्रजा है, लोग हैं, पॉपुलेशन है या पीपल है वहाँ के, पेरिस के लोग हैं, उनके ऊपर कभी भी वो लोग गोलीबारी कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं. सम 7,000 मैन एंड वीमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल. इसी कारण से, इन अफवाहों के कारण से 7,000 लोग, मैन एंड वीमेन, इकट्ठा हो गए टाउन हॉल के सामने. एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटिया. और उन्होंने डिसाइड किया कि पीपल की आर्मी, लोगों का, सिटीजन्स को सोल्जर के रूप में हम लोग बोल सकते हैं. जो आम नागरिक थे वो अब सोल्जर्स बन जाएंगे या उनका एक आर्मी बनेगा, लोगों की आर्मी बनेगी. दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. और मिलिट्री होती है तो उसको तो हथियारों की ज़रूरत होती है, तो अब उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में, फॉर इन सर्च ऑफ आर्म्स. कहीं से भी हथियार उनको ज़रूरत थी, या लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक मिलिटिया बना दिया था. फाइनली अ ग्रुप ऑफ several hundred people marched towards the eastern part of the city. आखिर में एक ग्रुप था, several hundred people, सैकड़ों लोग थे उसके अंदर. मार्च मीन्स वो आगे कुछ करते हैं, बढ़ते हैं, टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, सिटी के पूर्व के भाग में वो लोग आगे बढ़ते हैं. एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन. फोर्ट्रेस का मतलब माते जैसे किले जैसा होता है, और प्रिजन मीन्स उसके अंदर लोगों को बंदी भी बनाया जाता था, ऐसा वो किला था. द बेस्टिल, बेस्टिल को उन्होंने घेर लिया. वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एमिनिशन. जहाँ पर उनको ऐसी आशा थी, होर्डेड एमिनिशन का मतलब वेपन्स होते हैं, जहाँ पर उनको लगा था, होर्डेड मीन्स स्टोर किए थे, हथियार छुपा के रखे हुए थे, तो उनको वहाँ पर हथियार मिलेंगे.
इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, और उसको बेस्टिल को घेरने के कारण जहाँ वहाँ पर लड़ाई छिड़ गई और उसके कारण द कमांडर ऑफ द बेस्टिल वॉज किल्ड, और उसका जो कमांडर था बेस्टिल का वो उसको मार दिया गया। एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और जो वहाँ पर कैदी थे उनको छुड़ा दिया गया। दो देर वर ओनली 7 ऑफ देम, कैदी कितने थे तो सिर्फ 7 थे। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल, बेस्टाइल से सब नफरत करते थे, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि वो क्रूर राजा का जो क्रूरपना था, क्रूएलिटी थी, वो उसका एक सिंबल था, उसका एक चिन्ह था। डेस्पोटिक पावर का मतलब एब्सोल्यूट एंड क्रूअल पावर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड, उस किले को तोड़ दिया गया। एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, और उसके जो टुकड़े थे या हमने ईंट पत्थर थे जो लोगों के हाथ लगे उस बेस्टिल के, उसको बाज़ार में लोगों को बेच दिया गया जिनको ज़रूरत थी, एक यादगिरी के तौर पे। एक किसी गलत चीज़ को तोड़ दिया था, किसी क्रूरता को हटा दिया था, तो एक स्मृति चिन्ह हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडा, जैसे कोई रखना है उनको, ऐसे उसको जो पत्थर वगैरह थे, ब्रिक्स वगैरह थे या जो भी पार्ट्स उनको मिले वो बाज़ार में उन्होंने बेच दिए। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, और अगले दिनों में कुछ दिनों में ज़्यादा दंगे होने लगे पेरिस में भी एंड कंट्री साइड का मतलब गांव के साइड, विलेज में भी, रूरल एरिया में, अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, सबसे ज़्यादा तो लोग परेशान थे और विरोध कर रहे थे हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के ऊंचे दामों का। मच लेटर, और काफ़ी दिनों बाद, व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, जब इतिहासकार इस समय के ऊपर ध्यान देते हैं जब ये घटनाएं हुई थी, दे सॉ इट एज द बिगनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। तो जब इन्होंने इन घटनाओं को स्मरण किया, जब उन्होंने इस पर ध्यान दिया, तो उनको ख्याल आया कि ये ही शुरुआत थी, किस चीज़ की शुरुआत थी, ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स, कि बहुत सारी घटनाएं इसके बाद बनी, दैट अल्टीमेटली लेड, जिसके कारण अंत में टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, फ्रांस के राजा की मौत हुई या उसको मार दिया गया, एग्जीक्यूट किया गया, फांसी दी गई या मार दिया गया, जो भी, लेकिन उसका खात्मा किया गया। तो ये शुरुआत थी, बेस्टिल का तोड़ना, उसको कैदियों को मुक्त करना, वहाँ के सैनिकों को मार गिराना, कमांडर को मार गिराना, ये उसकी शुरुआत थी फ्रांस के राजा के अंत की, ऐसा बोल सकते हैं। दो मोस्ट पीपल एट दैट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, लेकिन जब बेस्टिल की घटना हुई थी तब बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि राजा का भी अंत इस तरह से होगा। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, तो ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, उसको अब हम देखेंगे। तो ये एक फिगर 1 दी गई है, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल, कैसे लोग उसके ऊपर हमला कर रहे हैं और कैसे उसको तोड़ रहे हैं। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल, सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बेस्टिल, आर्टिस्ट मेड प्रिंट्स कोमेमोरेटिंग द इवेंट, उसको याद करने के लिए, उसकी यादगिरी में ये एक पिक्चर या हम लोग बोलते हैं फिगर बनाई गई। फर्स्ट पॉइंट, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, फ्रेंच समाज या सोसाइटी की बात करते हैं, लेकिन टाइम कौन सा है, लेट 18th सेंचुरी। अब जब हम बोलते हैं 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 1801 टू 1900, नहीं, ऐसा नहीं होता है, 1701 टू 1800। तो सिंपल तरीका इसको समझने का ही है, हाउ कैन वी रिमेंबर विच सेंचुरी स्टार्टेड फ्रॉम विच ईयर, इफ इट इज़ 18th सेंचुरी then 1800 is the last year, we can simply remember like that. So late 18th century का मतलब हो सकता है 1780s, 1790s, like that we can say. In 1774
Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. तो 1774 में लुइस 16 जो बोबोन फैमिली डायनेस्टी हम लोग बोलते हैं, डायनेस्टिक रूलर्स से, उनके किंग्स थे बोबोन डायनेस्टी के, एसेंडेड द थ्रोन, तो फ्रांस की गादी पे वो बैठे. ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड. अब वो 20 साल के थे जब उन्होंने गादी संभाली. एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, और ऑस्ट्रियन प्रिंसेस राजकुमारी मैरी एंटोइनेट के साथ उनकी शादी हुई. अपॉन हिज एक्सेशन, तो जब वो राजा बने, जब उनका क्राउनिंग हुआ, द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर. जब वो राजा बने तो खजाना तो पूरा खाली था देश का. लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, उसका कारण था बहुत सालों से युद्ध चल रहा था. हैड ड्रेन मीन्स ख़त्म कर दिया था, खाली कर दिया था. द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो आर्थिक रिसोर्सेज थे, स्तोत्र थे, वो सब ख़त्म हो चुके थे, खाली हो चुके थे. एडेड टू दिस, और जैसे हम लोगों ने બળતામાં ઘી હોમવું મીન્સ અકાળમાં દુકાળમાં अधिक मास, ये रीते इसमें और ज़्यादा हानि हुई. वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट. अब राजा जो थे वो हम लोग जानते ही लग्जूरियस लाइफ जीते थे, तो उनके जो दरबार होते थे वो बहुत ही लग्जूरियस तरीके से चलते थे. एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स, वर्सेल्स का एक बहुत ही बड़ा पैलेस था, उसमें लग्जरियस तरीके से उनके दरबार चलते थे. तो युद्ध के कारण पैसे ख़त्म हो गए थे और लग्जरीज के कारण, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन. अब लुइस 16 के राज में जो क्या हुआ, फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़, कॉलोनीज़ का मतलब है तुमको मालूम है कि ब्रिटिश लोग जहाँ पर जाते थे अपना राज फैलाते थे, कॉलोनीज़, कॉलोनलिज्म बन हम लोग बोलते हैं, इस वर्ड का यूज़ होता है. तो 13 अमेरिकन रीजन्स थे, कॉलोनीज़ थी, उनको आज़ाद करने के लिए, अपने आप को आज़ाद करने के लिए फ्रांस ने मदद करी थी, क्योंकि ब्रिटेन वो फ्रांस का भी दुश्मन था और अमेरिका का भी दुश्मन था. द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन टू अ डेब्ट. अब ये जो युद्ध थे उसने 1 बिलियन लीवर्स का कर्ज बढ़ा दिया, टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स. जो पहले से कर्जा 2 बिलियन लीवर्स था, उसमें 1 बिलियन लीवर से भी ज़्यादा खर्च बढ़ गया इसके कारण. तो यानी कि कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया. लेंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट, और जिन्होंने पैसे दिए थे राजा को या फ्रांस को क्रेडिट यानी कि उधार दिए थे, नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स. तो उन्होंने जो लोन्स दिए थे, एडवांसेस दिए थे, उन पे 10% इंटरेस्ट लगाने लगे, वसूल करने लगे. तो बहुत काफ़ी रकम इंटरेस्ट के तौर पे उनकी जाने लगी. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन. तो इसके कारण जो बजट होता है किसी भी सरकार का, जिसमें आवक और खर्च होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर की बात की जाती है, तो उनका जो एक्सपेंडिचर था या एक्सपेंसेस थे, अब वो तो ब्याज चुकाने में ही ज़्यादा चलने लगा या ब्याज चुकाने में ही ज़्यादा खर्चा होने लगा. टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, और अपने रोजिंदे खर्च चलाने के लिए, सच एज़ द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी. अब देश के कौन से खर्चे होते हैं, जैसे आर्मी का मेंटेनेंस होता है, उसके लिए द कोर्ट यानी कि राज दरबार चलाने के लिए, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट की ऑफिसेस चलाने के लिए, और यूनिवर्सिटीज़, पढ़ाई लिखाई के जो संस्थान थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, उनको चलाने का. द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस. तो इन सब को चलाने के लिए अब एक ही का उपाय बचता था, एक ही हम लोग बोल सकते हैं रास्ता था, वो था टैक्स बढ़ाने का. कहीं पे भी तुम इकोनॉमिक्स में देखते हो तो खर्चा बढ़ जाता है, तो सरकार को क्या करना पड़ता है, दे हैव टू इंक्रीज टैक्सेस. लगान भी, तुम जैसे ब्रिटिश रूल था इंडिया में तो लगान वर्ड यूज़ करते थे,
एक पिक्चर भी आई थी लगान, फार्मर्स के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते थे, लगान बोलते थे हम उसको। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइज, लेकिन कर्ज इतना था और इतना ब्याज चुकाना पड़ता था कि सिर्फ टैक्सेस बढ़ाने से भी काम नहीं हुआ, ये भी इनफ नहीं था, हम बोलते हैं टैक्स बढ़ाने का काम। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स। तो 18th सेंचुरी में फ्रांस जो था उसकी पॉपुलेशन 3 एस्टेट्स में डिवाइड होती थी। जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग बोलते थे कौन कौन होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, 4 ग्रुप्स होते थे। वैसे फ्रांस में 3 ग्रुप्स थे। दो एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस। और अभी हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स कौन देता था, ओनली द थर्ड एस्टेट, जो तीसरे एस्टेट के लोग थे वही, जो थर्ड एस्टेट के कैटेगरी के लोग थे वही टैक्स चुकाते थे। तो साइड पे दिया हुआ है टैक्सेस चुकाते थे कौन, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। इसके बारे में आगे हम लोग जानकारी लेने ही वाले हैं। फर्स्ट एस्टेट का मतलब जो क्लार्जी लोग थे वो, जो चर्च से रिलेटेड होते थे। सेकेंड एस्टेट थे नोबिलिटी, राजा वगैरह जो होते थे या ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स होते थे, वो नोबिलिटी में आते थे। और थर्ड एस्टेट यानी ऊपर के जो 2 एस्टेट है वो टैक्सेस तो नहीं चुकाते। अब थर्ड एस्टेट में होते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एट्सेट्रा। फिर पीजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स। अब देख सकते कि ये लोग सब टैक्स चुकाते थे, ऊपर के 2 एस्टेट वाले तो टैक्स चुकाते ही नहीं थे। सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स नोट दैट विद इन द थर्ड एस्टेट सम वर रिच एंड अदर्स वर पुअर। अब टैक्स चुकाने की बात है तो बहुत सारे तो गरीब थे, हमने देखा, अमीर तो कम होंगे और गरीब ज़्यादा थे और उनको ही टैक्स चुकाना पड़ता था। द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। गॉथिक एज बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम जिसमें लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो लोग कर लेते हैं या इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, गरीब लोगों से ही वसूला जाता है, तो फ्यूडल सिस्टम बोलते थे। ये सदियों से वही चला रहा था मिडल एजेस से। द टर्म ओल्ड रेजाइम इज़ यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो फ्रांस की जो परिस्थिति थी 1789 से पहले, तो उसका जो ओल्ड रेजाइम था, ओल्ड रूल था, सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, उसके जो इंस्टीट्यूशंस थे, उसके लिए कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है ओल्ड रेजाइम, यानी कि 1789 के पहले का फ्रांस, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिगर 2 में बताया था, वैसे अब उसको डिस्क्राइब किया है। शोज हाउ द सिस्टम ऑफ एस्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज, कैसे 3 एस्टेट्स में बटे हुए थे, पॉपुलेशन पूरा। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, और जो फार्मर्स थे वो पॉपुलेशन के कितने परसेंट थे, 90%। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, लेकिन उस 90% में बहुत कम लोग थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी, खेती बाड़ी करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स, और नोबिलिटी जो सेकेंड स्टेट था उनके पास 60%, 60% ऑफ द लैंड उनकी होती थी। द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, तो 60% लैंड किनकी होती थी, नोबल्स, क्लर्जी जो चर्च से रिलेटेड थे, और अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। तो गरीबों के पास तो ज़मीन होती ही नहीं थी, बल्कि हम लोग बोल सकते हैं। मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 estates, दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एन्जॉयड सर्टन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जन्म से ही उनको कुछ अधिकार या हक या फैसिलिटीज़ मिल जाते थे, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में उनका जन्म हुआ था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज एग्जेम्प्टिंग फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो था फैसिलिटी या हम लोग बोलते प्रिविलेज था, वो था उनको टैक्स चुकाना नहीं पड़ता था। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, और लैंडलॉर्ड होने के कारण उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस, फ्यूडल फैसिलिटीज़ मिलती थी। दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, जो ड्यूज जो होते थे उनको मिलते थे, विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, और नेचुरली ये पैसा वो किससे वसूल करते थे, पीजेंट्स से, फार्मर्स से। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, और जो फार्मर्स होते थे वो अपने लॉर्ड या जो मालिक होते थे
उनको सेवाएं उपलब्ध करवाते थे। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, उनके घरों में काम करना, उनके खेतों में काम करना। टू सर्व इन द आर्मी, कभी कभी आर्मीज में सर्व करना पड़ता था। और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम होता है, हम बोलते हैं रोड्स वगैरह का जो बनाने का काम होता था, वो सब काम उनको करने पड़ते थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर फ्रॉम टैक्सेस कॉल्ड टाइट्स फ्रॉम द पीजेंट्स। अब चर्च भी, जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, वैसे चर्च यानी क्लर्जी जो होते थे वो उनसे अपना हिस्सा वसूल करते थे, टैक्सेस वसूल करते थे, जिसको टाइट्स बोलते थे। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। सरकार को तो कर देना ही है, सरकार को तो टैक्सेस चुकाना ही है। दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स, और एक टैक्स उसमें था टेल, जो डायरेक्ट टैक्स होता था। एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते थे, विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टोबैको। जो रोजिंदी उपयोग की चीज़ें हैं, सॉल्ट, टोबैको, ऐसी चीज़ों पे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते थे। तो बहुत सारे टैक्सेस हम बोल सकते हैं उस टाइम पे लोगों को चुकाने पड़ते थे फ्रांस में। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज borne बाय द थर्ड एस्टेट अलोन। ये तो पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया है कि टैक्सेस चुकाने की जिम्मेदारी सिर्फ थर्ड एस्टेट की होती थी। अब न्यू वर्ड्स यहाँ पे दिए। लीवर, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड इन 1794। क्लर्जी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च से रिलेटेड। ताइथ, और टैक्स लेविड बाय द चर्च comprising 1/10 of the agricultural produce। and tail, tax to be paid directly to the state। तो ये अलग अलग न्यू वर्ड्स, की वर्ड्स, जैसे मैंने हमेशा तुमको बोला है हिस्ट्री में की वर्ड्स जो होते हैं सीखने ही। की वर्ड्स तो हर एक भाषा के अपने अपने होते हैं, तो ये जो 4 वर्ड्स अभी हैं वो की वर्ड्स की तरह तुमको याद कर लेने हैं। अब आगे फिगर 3 है तुम्हारी बुक्स में, तो तुम ये देख ही सकते हो। द स्पाइडर एंड द फ्लाई एंड इनॉर्मिनस एचिंग। एचिंग का मतलब यहाँ पे पेंटिंग हम लोग बोल सकते हैं। द नोबल मैन इज द स्पाइडर, द पीजेंट इज द फ्लाई। जो नोबल मैन जो बैठा है कुर्सी पे ठाट बाट से, वो एक स्पाइडर है, और जो पीजेंट जो उसके सामने खड़ा है वो एक फ्लाई है। तो स्पाइडर क्या करता है, फ्लाई को उसको खा जाता है, उसका शिकार करता है। तो ये नोबल थे, वो उसका शिकार करते हैं टैक्सेस कलेक्ट करके, उनसे काम करवा के, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वॉन्ट्स, जितना ज़्यादा दे उतना ही कम है, ऐसा इसने बताया है। द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन्स, फ्रूट्स, मनी, सलाड। तो ये गरीब इंसान जो है उसके लिए सब कुछ लाता है, ग्रेन्स लाता है, फ्रूट्स लाता है, मनी लाता है, सलाद लाता है। द फैट लॉर्ड सिट्स देयर, और वो ठाट बाट से मोटा वहाँ पर बैठा है। रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, सभी कुछ लेने के लिए तैयार है। इट डज़ नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विथ अ लुक, और इतना ईगो है कि वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है, देख भी नहीं रहा है, तो अक्कड़ के साथ बैठा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। Now 1.1, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए भी लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती थी, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। तो हम लोग देख सकते हैं कि 1715 से 1789 के जो पीरियड था उसमें फ्रांस का पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गया। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो फूड ग्रेन्स भी ज़्यादा ही चाहिए, खाना पीना ज़्यादा हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, लेकिन जितनी पॉपुलेशन हाई रेट से बढ़ा उतना प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स नहीं बढ़ा, तो क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी
रोज रैपिडली। इसी कारण ब्रेड जो फूड ग्रेन से बनता था और मेन डाइट था, स्टेपल डाइट का मतलब जो उसका मेन खाना था मेजोरिटी ऑफ लोगों का, वो रोज़ रैपिडली, तो उसके भाव बहुत बढ़ गए ब्रेड के। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। और ज़्यादा करके वर्कर्स जो होते थे वो लेबरर्स की तरह काम करते थे वर्कशॉप्स में, और उनके पगार फिक्स होते थे, जो ओनर फिक्स करता था। उनके पगार जल्दी बढ़ाए भी नहीं जाते थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। जितने भाव बढ़ते थे, जो ब्रेड के भाव बढ़े, उतना उनका पगार नहीं बढ़ा, तो अब गरीबी हो गई बहुत। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। इसीलिए गरीब और गरीब हो गया, अमीर ज़्यादा अमीर हो गया। थिंग्स बिकेम वर्स, और परिस्थिति और ख़राब होने लगी। वेन एवर ड्रॉट और हेल रेड्यूस द हार्वेस्ट। जब भी कुदरती आपत्ति आती थी, ड्रॉट सूखा पड़ता था या ओले पड़ते थे, हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, इससे खेती को नुकसान होता था, तो कंडीशन और भी ख़राब हो जाती थी। दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इसीलिए सब्सिस्टेंस क्राइसिस उत्पन्न होता था या क्रिएट होता था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस इधर दिया हुआ है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। जहाँ पर हमको रोज़ जिंदा रहने के लिए जो हमारी सिचुएशन होती है या बेसिक मीन्स होते हैं वो भी हमको नहीं मिल पाते, मीन्स अटर पॉवर्टी वी कैन से। एनोनिमस तो ऑलरेडी तुमने इंग्लिश में पढ़ा ही है, वन हुज नेम रिमेन्स अननोन। तो जिसका नाम नहीं मालूम होता है, उसने कुछ लिखा है या प्रिंट किया है लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया है, उसको एनोनिमस बोलते हैं। तो लोगों को अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए सब्सिस्टेंस क्राइसिस हम बोल सकते हैं उस टाइम पे क्रिएट हो गई थी। समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। और ओल्ड रेजिम 1789 के पहले की जो बातें करते हैं, तो बार बार ये चीज़ें होती थी जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस पैदा होती थी। अब 1.2 हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। तो एक फ्लो चार्ट की तरह है, पॉइंट्स तुम लोग इसमें भर सकते हो। बैड हार्वेस्ट से फिर एरो 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 फ्लो चार्ट है। द पूरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। उसके बाद दो परिस्थितियां निर्माण होती है, डिजीज़ एपिडेमिक्स दिया है। सब मिला के एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे क्रिएट होता है वो तुमको देना है। अब पॉइंट्स नीचे दिए हैं, फूड राइट्स, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, राइजिंग फूड प्राइसेस, वीकर बॉडीज़। ये पॉइंट्स कहाँ पर फिट होते हैं, जिस तरीके से ये चार्ट कंप्लीट होगा। 1.3 अ ग्रोइंग मिडल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। अ ग्रोइंग मिडल क्लास यानी कि एक मिडिल क्लास नया जो उभर कर आया उस टाइम पे। एनविसेजेस, एनविसेजेस मीन्स विजुलाइज करता है, दीर्घ दृष्टि हम लोग बोल सकते हैं, या फोरसी द इवेंट्स, क्या होने वाला है, ऐसा एनविसेजेस का मतलब वो है। एन एंड टू प्रिविलेजेस, तो ये जो प्रिविलेजेस थे नोबिलिटीज़ को और क्लर्जी को, उसका अंत होगा, ऐसा वो लोग अब देख सकते हैं। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैरसिटी। तो जो दो प्रॉब्लम्स हमने देखी, एक टैक्सेस बढ़ते थे, दूसरा फूड स्कैरसिटी होती थी, उसके लिए पास्ट में वर्कर्स और पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया ही था, उनके खिलाफ क्रांति करी थी, आंदोलन किए थे। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। पर उनके पास पर्याप्त मात्रा में, हम लोग बोलते पैसा नहीं होगा, या कोई गाइडेंस नहीं होगी, या ऐसे ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स नहीं होंगे जिससे बहुत अच्छी तरह फुल स्केल पे वो लोग ये आंदोलन चला सकें। दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो पूरी ज़ोर से ये सब नहीं चला था, इसीलिए जो सोसाइटी में चेंज होना चाहिए था, जो इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड एस्टेट। और ये बातें इनके ऊपर छोड़ दी गई थर्ड एस्टेट में, जो लोग मजबूत थे, जिनके पास पैसा था, एजुकेटेड थे, उनके ऊपर ये बात अब निर्भर करती थी कि कैसे उनके प्रिविलेजेस जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे उनको ख़त्म किया जाए।
हु हैड बिकम प्रॉस्परस। तो थर्ड एस्टेट में जो लोग धनवान बने थे, संपत्ति थी जिनके पास, एंड हैड एक्सेस टू द एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़, जिनके पास न्यू आइडियाज़ थे, पढ़ लिख सकते थे, पढ़ने लिखने का उनके पास हक था। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। तो 18th सेंचुरी में नए सोशल ग्रुप्स बनकर आए बाहर, टर्म द मिडिल क्लास, जिनका नाम पड़ा मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के लोग। हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपांडिंग ओवरसीज ट्रेड। अब वो पैसा कैसे कमाते थे, तो विदेशों में व्यापार करते थे, एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और उत्पादन करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, प्रोडक्शन करते थे, सच एस वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स। वुलन और टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल की मिल्स चलाते थे, कपड़ा बनाते थे वुलन का और सिल्क का, दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉड बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। या तो उनको निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता फॉरेन कंट्रीज़ में, जिससे ज़्यादा पैसे मिलते थे, और ये जो हाई क्वालिटी कपड़ा था वुलन का और सिल्क का, वो अमीर लोग जो थे सोसाइटी के वो पहनते थे, इसलिए उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे। तो इस तरीके से वो पैसा कमाते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, अब ये जो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा द थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एस लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। तो थर्ड एस्टेट में हमने देखा व्यावसायिक लोग थे, जैसे लॉयर्स थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट में मैनेजमेंट का काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, वो लोग भी थे, ऑफिसर्स थे उस तरीके के। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। ये सब पढ़े लिखे होने के कारण ऐसा मानते थे कि जन्म से किसी को अधिकार नहीं मिलने चाहिए जो फैसिलिटीज़ मिलती है, कोई भी ग्रुप या सोसाइटी का कोई भी इंसान, उनको बर्थ से राइट्स नहीं मिलने चाहिए इस तरीके के। रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। उसकी क्वालिटी, उसका पढ़ाई लिखाई, उसके लिए मेरिट्स बनने चाहिए, जैसे हम लोग क्वालिफिकेशन, उसका क्या होना चाहिए, उसकी पढ़ाई लिखाई वगैरह, उसका ज्ञान वगैरह होना चाहिए, ऐसा। पर बर्थ से तो कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, ऐसा वो सोचते थे। दिस आइडियाज़ envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। तो इस तरीके के आइडियाज़ जो सोसाइटी को नया रूप देने वाले थे, जिसमें आज़ादी की बातें थी, सबके लिए समान कायदे, इक्वल लॉज, और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़, चांसेस मिलने चाहिए सबको काम करने के लिए, ऐसी एक सोसाइटी का निर्माण होना चाहिए। ऐसी आइडियाज़ पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स, जो लोग तार्किक तरीके थे, तर्कशास्त्री थे, जॉन लोकी एंड जीन जैक्स रोजियो, उन्होंने आगे बढ़ाई ये बातें। इन इज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नाम की जो बुक लिखी थी लोके ने, सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। तो बर्थ से जो उनको हक मिलते थे, अधिकार मिलते थे, फैसिलिटीज़ मिलती थी, वो बोलता था कि ये सब गलत है, वो इस बातों में मानता नहीं था। ऑफ द मोनार्क, तो मोनार्क को ये सब हक मिलते थे, वो इन बातों के खिलाफ थे। रोजियो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रोपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो रोजियो कहता था कि जैसे डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, लोगों में से इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होनी चाहिए, सरकार बननी चाहिए, ऐसा उसका ख्याल था। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये बुक का नाम है, मॉन्टेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। जैसा हम इंडिया में आज बोलते हैं गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव यानी कि जो लोग कायदे कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लोग उनका पालन करवाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग बोल सकते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, और जुडिशरी यानी कि जज वगैरह, कायदा, कोर्ट और लॉयर्स होते हैं, जो सही तरीके से पालन हुआ नहीं, सही गलत का जो लोग जजमेंट देते हैं। तो इस तरीके से मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि गवर्नमेंट में ये 3 डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द USA, और यही मॉडल अपनाया गया USA के द्वारा। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, हमने आगे देखा था
कि 13 कॉलोनीज जब अपने आप को फ्री कर लेती है ब्रिटेन से, तो उन्होंने इसी मॉडल को ऊपर आया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France। तो अमेरिका ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, जो नए तरीके अपनाए, और इंडिविजुअल राइट्स यानी कि व्यक्तिगत, हर इंडिविजुअल के अपने राइट्स, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था। जो लोग फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers। तो इनकी जो विचारधाराएं थी इन फिलोसोफर्स की, बहुत लोगों ने उसके साथ डिस्कशन चालू किया और अच्छी तरह से डिस्कस कर दे, बहुत बड़े पैमाने पे इंटेंसिवली सलून्स में, यानी हेयर कट होता था जहाँ पर हेयर कटिंग शॉप होती है, कॉफ़ी हाउसेस में इकट्ठा होते थे, वहाँ पर लोग चर्चा करते थे। एंड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, और मीडिया के द्वारा, रिटर्न मीडिया के द्वारा, हम लोग बोलते हैं बुक्स और न्यूज़पेपर्स के द्वारा भी ये विचार फैलने लगे। दीज वर फ्रिक्वेंटली रेड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। जो लोग अनपढ़ थे, लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, उनको ये बातें सुनाई जाती थी, ये विचार उनके सामने रखे जाते थे, उनको सुनाए जाते थे। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस of the state generated anger and protest against the system of privileges। और लुइस 16 और आगे टैक्स बढ़ाने वाले हैं, ऐसा जब लोगों के सामने प्रकट होता है या उनको पता चलता है कि अपने खर्च पूरा करने के लिए गवर्नमेंट, लुइस 16 जो है, मोनार्क किंग जो है, वो टैक्सेस बढ़ाने वाला है, इससे गुस्सा और फैल गया और लोगों में विरोध बढ़ गया और ये प्रिविलेजेस के सिस्टम को ख़त्म करने के लिए वो लोग अग्रेसर हो गए, एग्रेसिव हो गए। We will stop here today and continue in the next period. Hope you understood. Take care and do the homework, that is 15 short questions you have to prepare, objectives type, MCQs, fill in the blanks, one line answers, match A with B, true or false, whatever you like. 15 types of mixed questions you have to prepare, that is the homework, and please do the homework, it is for your benefit only. Have a nice day. Thank you. Take care.